आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हम में से हर एक को सफलता चाहिए और सफलता प्राप्त करने की जब राह पर हम चलते हैं तो कई बार असफल हो जाते हैं, छोटी मोटी परेशानियां आ जाती हैं और हम में से अधिकांश लोग उन परेशानियों से डरकर उस रास्ते को छोड़ देते हैं या उस मंजिल को ही भूल जाते हैं। देखिए, ऐसी परेशानियां सबके जो आज सफल हैं, सफलता के शिखर पर है, उन सबके जीवन में इसी प्रकार की परेशानियां आई हैं। लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने छोड़ देना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने निरंतर प्रयास किया। दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने एक ही चीज को करने के लिए हजार हजार बार प्रयोग किया, प्रयास किया और उसके बाद अंततः उनको सफलता मिली है। जब उनको सफलता मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं? जरा सोचिए इस बात पर और जिस चीज को आप करना चाहते थे उसके लिए फिर से कटिबद्ध हो जाइए और निरंतर प्रयास जारी रखिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो ये 10% बढ़ाई गई है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत ने 19 अक्टूबर को ओडिशा के तट से दूर किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है सेंट मिसाइल। वहीं चौथा प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। पांचवा प्रश्न है कि छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा? तो वर्चुअली इसका आयोजन होगा और 22 से लेकर 25 दिसंबर तक होगा। वहीं छठवां प्रश्न है कि किसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दी है? और ये मंजूरी रक्षा मंत्री जी के द्वारा दी गई है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। वहीं आठवां प्रश्न है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज किरण राय। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। 10वां प्रश्न है कि किसने डेनमार्क ओपन 2020 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके शेयर की मुझे बहुत आवश्यकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचा सकते हैं तो प्लीज इसे शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में पूरे देश की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने को मंजूरी दी है? और ये मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में भी लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है और इसके साथ देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। और मंत्रिमंडल ने इसके अलावा एक और निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर में चालू सीजन में जो सेब की खरीद है उसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है, यानी इसके तहत और सेब खरीदे जाएंगे ताकि जो सेब उत्पादक किसान है वहां के उनको परेशानी ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले तक जो धारा 370 लागू थी, 35A लागू था, उसके पहले तक जम्मू कश्मीर में स्था पंचायती राज व्यवस्था तो थी, लेकिन वहां का जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसके अनुसार ये व्यवस्था लागू थी वहां पर। तो 35A को समाप्त किया गया, 370 को 5 अगस्त को समाप्त किया गया। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है, राज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब पिछला करंट अफेयर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू अब जो है इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा होगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे आजादी के बाद ड्यूटी पर जाने वाले करीब 34,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है। और ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के अंदर एक जगह का नाम है हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर देश की सुरक्षा में तैनात CRPF की एक छोटा गश्ती दल था, उस पर चाइना की सेना के द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था और इस लड़ाई में करीब 10 CRPF के जवान थे वो शहीद हो गए थे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस राज्य स्थित हिमालय की लाहौल घाटी में हींग की खेती शुरू की गई है? और ये लाहौल घाटी जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में हींग की खेती के लिए हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने कार्य करना शुरू कर दिया है और हींग की खेती के लिए करीब 750 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर किया जाएगा। भारत में अभी जो है हींग का उत्पादन नहीं होता, हम पूरी तरह से हींग का आयात करते हैं और वर्तमान में हींग जो है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से भारत में आयात किया जाता है।
बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 68 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिन घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर है, इंदिर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिम बालबरा नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों की बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध यहाँ पे सतलज नदी पर, नाथपा झकरी बांध है सतलज नदी पर ही, और चमेरा बांध है रावी नदी पर। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर में हिमाचल प्रदेश में और क्या हुआ है उसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी उसका उद्घाटन किया था। ये मैंने आपको 4 अक्टूबर के करंट अफेयर में बताया था। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता 27 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगी, और ये आयोजित होगी अमेरिका और भारत के बीच में। क्या है ये 2+2 की वार्ता, इसकी डिटेल देख लीजिए। तो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन होगा और तीसरा सत्र इसका होगा 27 अक्टूबर को, यानी इससे पहले 2 सत्र हो चुके हैं और राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो, रक्षा मंत्री अमेरिका के मार्क टी एस्पर, और इस वार्ता में शामिल होने के लिए 26-27 अक्टूबर तक वे भारत के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें भाग लेने वाले हैं। बात करें दोनों देशों के बीच में पहली 2+2 वार्ता की, तो ये सितंबर 2018 में हुई थी नई दिल्ली में, दूसरी वार्ता 2019 में वॉशिंगटन में हुई थी और ये तीसरी वार्ता है जो फिर से नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप है, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे आप सभी को पता चल जाएगा। मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना होगा तो अमेरिका भारत के जस्ट अपोजिट साइड पीछे की तरफ से देते हैं। ये भारत है हमारा, और भारत के जस्ट पीछे देखेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में 50 राज्य हैं और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में और नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में लगती है। इधर देखेंगे तो इसका एक राज्य अलास्का है जो कि इस तरफ रूस के पास में पड़ता है। बेरिंग जल संधि इसको अलग करती है रूस से, ये आपको याद रखना है। पहले रूस की था, रूस ने बहुत कम राशि में इसको जो है अमेरिका को बेच दिया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है। तो भारत इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। क्या है ये रिपोर्ट और क्या कहती है इसको जान लीजिए। तो इसकी डिटेल देखेंगे। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इन देशों में यानी कुल 27 देशों का एक ये संगठन है, तो इन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है। इस सूची में चाइना नंबर 1 पर है, 4.3 लाख प्रवासियों के साथ शीर्ष स्थान पर है। पिछली बार भी था, इस बार भी है। भारत ने 3.3 लाख प्रवासी गए हैं और पिछले संस्करण की तुलना में भारत ने 10% अधिक प्रवासी इन देशों की यात्रा पर गए हैं, इन देशों में गए हैं और वहां पर नागरिकता हासिल की है। बात पिछले करंट अफेयर की करें अलग अलग सूचकांक में भारत के स्थान की, तो भारत जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107 देशों की सूची में 94वें नंबर पर है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई CRI इंडेक्स में 129वें स्थान पर है। ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत 57वें स्थान पर है। विश्व जोखिम सूचकांक इसमें भारत 181 देशों में से 89वें स्थान पर है और विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में 116वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 48वें स्थान पर है और पहली बार इसमें भारत शीर्ष 50 में आया है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि भारत को पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इनके द्वारा भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर का शुभारंभ किया गया है। और ये फुटवेयर जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइन किए हैं और ये फुटवेयर रेशम, कपास और ऊन जैसे जो खादी फैब्रिक होते हैं उनसे बनाए गए हैं। वर्चुअल माध्यम से एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें इसको लॉन्च किया गया और ई पोर्टल www.khadiindia.gov.in के जरिए खादी फुटवेयर की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि नासा ने पृथ्वी से
10 करोड़ मील दूर किस क्षुद्रग्रह से नमूने इकट्ठे किए हैं और इस क्षुद्रग्रह का नाम है बेन्नू, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नासा का एक अंतरिक्षयान ओसिरिस रेक्स, नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने पृथ्वी से करीब 10 करोड़ मील से अधिक दूरी पर चक्कर काट रहा एक क्षुद्रग्रह, नाम है बेन्नू। इससे नमूने यानी कि वहां की चट्टानों वगैरह के नमूने इकट्ठे किए हैं और इस सफलता से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और सौरमंडल की शुरुआत जैसे जो तमाम प्रश्न है उनके बारे में जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। ओसिरिस रेक्स इसको 2016 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और एक बड़े बेन के आकार का है। वेन्यू तक पहुंचने में इसको 2 साल लगे थे। 2 साल से वेन्यू की परिक्रमा कर रहा था और फाइनली वहां पर पहुंचा। ये जो वेन्यू क्षुद्रग्रह है ये करीब 550 मीटर व्यास का, 550 मीटर मतलब लगभग आधा किलोमीटर व्यास का, 150 साल में धरती के बहुत करीब पहुंच सकता है और इसीलिए नासा ने इसको काफी गंभीर श्रेणी में रखा है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस मोबाइल कंपनी का चयन किया है, यानी 4G नेटवर्क वहां पर बनाएगी ये मोबाइल कंपनी और ये किया गया है नोकिया का, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि सेल्यूलर नेटवर्क यानी मोबाइल फोन का जो नेटवर्क होता है उसको स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है और नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना है। तो अपने आर्टेमिस कार्यक्रम जिसके तहत इनको ले जाया जाएगा, नासा के द्वारा मनुष्यों को चंद्रमा पर आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालीन समय तक रहने के लिए खुदाई करना है और अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर स्थापित की जाएगी, ऐसा नासा और नोकिया का लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि कौन सा राज्य 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करेगा और ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तमिलनाडु की जो सरकार है वो बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने वाली है और ये योजना ऑडियो विजुअल सामग्री के माध्यम, शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है स्मार्ट क्लासरूम योजना। उस योजना के तहत राज्य के करीब 7,500 स्कूलों में इसको लागू किया जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर सबसे दक्षिणी राज्य है भारत का तमिलनाडु। राजधानी यहाँ की चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 235 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर है, गोविंदू नेशनल पार्क यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क यहाँ पर है और मुकुरथी नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसके अलावा प्रमुख बांधों की बात करें तो कल्लानी बांध यहाँ पर बना हुआ है जो कि कावेरी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया असम में। ये देश का पहला होगा, याद रखना आपको, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, याद रखिएगा, MSME मंत्रालय के भी यही मंत्री हैं और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के भी यही मंत्री हैं। तो इन्होंने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है और इस लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार की एक योजना है भारतमाला योजना, उसके तहत विकसित किया जाएगा। ये पार्क असम और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्से के नागरिकों को हवाई, रेल और सड़क और जलमार्ग से सीधे संपर्क स्थापित करेगा, यानी एक ही जगह से सारी सुविधाएं उनको मिल जाएगी। अगर सड़क मार्ग से यात्रा करनी तो वो सुविधाएं भी होगी, वायु मार्ग से यात्रा करनी तो वो भी, रेल मार्ग से यात्रा करनी वो भी और जल मार्ग से यात्रा करनी है भी वो भी। तो ये देश का पहला इस प्रकार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होगा। बात पिछले करंट अफेयर की करें असम से संबंधित, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है। उसके अलावा असम की सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है और असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ये रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है और गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ने का काम करता है। बात करें असम की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर असम है। असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें अगर आपको एंट्री करनी है तो असम से होकर ही गुजरना पड़ेगा और 7 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, इसका विस्तार भी अभी हाल ही में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी एक और चीज आप याद रखेंगे कि ये जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामुरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क है। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस
किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा? तो ये दो अर्थशास्त्री हैं जिनको प्रदान किया जाएगा, दोनों अमेरिका के हैं, पॉल आर मिलीग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जिनको उनको बहुत बहुत बधाई। जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कृपया उत्तर दिया करें। अब आज का हमारा प्रश्न है कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, और कमेंट करके बताइएगा कि राज्य पहला कौन सा बना है। ये वीडियो हम करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।